हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं जीएस की, जो कि आर 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जो है इसके पहले दो टेस्ट सीरीज कर चुके हैं, जीएस की भी और हिंदी की भी टेस्ट सीरीज दो किए हैं। तो आज जो है हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो आपातकाल का उपबंध है वो भाग 18 में किया गया है। ठीक है, भाग 18 में किया गया है। और जो भाग 15 है, तो भाग 15 में निर्वाचन का उपबंध किया गया है। और भाग 16 में जो है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में उपबंध किया गया है। और भाग 17 में जो है वो राजभाषा के बारे में है, मतलब राजभाषा से संबंधित है। और फ्रेंड, जो आपातकाल का उपबंध है, आपातकाल का जो उपबंध है वो अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 से 60 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक दिया है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो जो आपातकाल का उपबंध है वो जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से किस आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। तो इसमें फ्रेंड, जो आपात की उद्घोषणा है ये जो है हो जाएगा बी, सी और 4, यानी कि सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध, यानी कि बी, सी और डी, यानी जो बी वाला जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ठीक है, तो आंतरिक अशांति विद्रोह जो शब्द है इसको हटा दिया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का, उसको देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था, 1976 में। इसमें यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। इसमें है 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था। तो उस समय जो भारत का राष्ट्रपति था वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, तो 1975 में घोषित आपात के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। उल्लेखनीय है यह आपातकाल बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के घोषित किया गया था, जिसमें आगे चलकर 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा इसकी लिखित सूचना दी जाए। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो कितने दिनों पर के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, इसका आंसर 30 दिन हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति द्वारा घोषित उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 दिन या फिर 1 माह के भीतर अनुमोदित हो जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसी जो उद्घोषणा है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गए हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है। दूसरा है राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है। ठीक है, इसमें हमको सत्य बताना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल जो 2 है वो सत्य है। राष्ट्रपति कभी भी पश्चातवर्ती उद्घोषणा को जो है कभी भी वापस उद्घोषणा के द्वारा जो है आपात की उद्घोषणा को वापस ले सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसे ऐसा करने के लिए संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है।
लोकसभा को भी आपात की उद्घोषणा को वापस लेने का अधिकार दिया गया है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा को वापस लेने का संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ राज्य को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से पालन करे। और दूसरा है संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तीसरा है संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है सत्य है। ठीक है, तो इसमें जो सत्य है ये हो जाएगा सी, तीनों कथन जो है सत्य हैं, तीनों जो हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको। इसमें कह रहा है कि संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह तक। ठीक है, 6 माह तक संसद द्वारा एक बार अनुमोदित हो जाने के बाद आपात की उद्घोषणा जो है 6 माह तक लागू रहती है। आगे 6 माह तक जो है 6 माह करके इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित काल तक। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह एक प्रकार का आपात ही है, लेकिन संविधान में इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी। और दूसरा है राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है वो सही है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है वो सत्य है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियों को संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है केवल एक जो है वो सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, 12th नंबर का क्वेश्चन उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन तक लागू किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 3 वर्ष तक। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार जो है की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी कि एक बार भी नहीं की गई है। यानी कि भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। और वित्तीय आपातकाल के विषय में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 360 में है, यानी कि 360 में है। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहा है कि संबंधित नहीं है। तो राजमन्नार समिति बिल्कुल संबंधित है, सरकारी आयोग समिति ये भी संबंधित है, पुंछी आयोग समिति ये भी संबंधित है। तो इसमें जो तारकुंडे समिति है ये जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो तारकुंडे समिति है इसका जो संबंध है ये जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है, ये जो है वो चुनाव सुधार से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं राजमन्नार, सरकारिया और पुंछी आयोग ये सब जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने यह अनुशंसा की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ए, यानी कि वेंकट चेलैया समिति, वेंकट चेलैया समिति। यानी कि वेंकट चेलैया समिति द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के माध्यम से की जानी चाहिए। इस समिति में जो है प्रधानमंत्री यानी कि पीएम होते हैं, गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। मतलब ये बताया गया था कि इसमें ये लोग शामिल होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब 16th नंबर का।
इसमें कह रहा है पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो ये है ग्रामोद्धार समिति। तो इसकी अध्यक्षता का गठन इसका जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था ये बताना है। तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। तो पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 में जो है बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बलवंत राय मेहता है इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब से लागू हुआ था। तो ये जो लागू हुआ था ये हुआ था 24 अप्रैल 1993। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने कब पारित किया था। तो 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया था। 23 दिसंबर 1992 को पारित किया और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी। तो इस तरह 24 अप्रैल 1993 से जो है 73वां संविधान संशोधन जो है वो क्या हो गया था, जो 73वां संविधान संशोधन है वो अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया था। इसीलिए प्रत्येक जो है 24 अप्रैल को जो है पंचायत दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन इसमें है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं, पहला देखते हैं क्या लिखा है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में केवल एक ही गांव शामिल किया जा सकता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण सब मूल्यांकन करती है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी जो है वो सत्य है। ठीक है, क्या है, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। बाकी जो है वो बिल्कुल गलत दिया गया है, जो 3 ऑप्शन हैं वो गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है। ये जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। तो फ्रेंड जो संविधान है, संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और आयोग को पंचायतों में नगर पालिका के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल को है तथा पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन। यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो निर्वाचन पश्चात गठित नई नगर पालिका कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा शेष अवधि के लिए। ठीक है, शेष अवधि के लिए, यानी कि नगर पालिका की अवधि प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है, उसे 5 वर्ष के पूर्व भंग किया जा सकता है। यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर उसके लिए निर्वाचन कराया जाना चाहिए। इस प्रकार गठित नगर पालिका अपने शेष अवधि तक कार्य करती है। उल्लेखनीय है कि यदि विघटित नगर पालिका का शेष कार्यकाल 6 माह से कम हो तो उसके लिए 6 माह के भीतर निर्वाचन आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21। इसमें कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 33%। ठीक है, 33%।
तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33% जो है सीटें आरक्षित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का। इसमें कह रहा है कि एक पंचायत के भंग होने के माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। 6 माह के अंदर जो है चुनाव कराया जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। यानी कि किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। तो फ्रेंड्स इसमें केवल पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। आज आपके जो है पॉलिटी के 140 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसमें है कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषयों का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 विषय। ठीक है, 18 विषयों का। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारत के संविधान में नया भाग जो है वो भाग 9 का शामिल किया गया। इसे नगर पालिका ए नाम दिया गया। इस अधिनियम के कारण संविधान में नई 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। इसमें नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। तो जो भारत का पहला नगर निगम है वो मद्रास में स्थापित हुआ था। तो कब हुआ था। तो 1687 टू 88 में। ठीक है, भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ। इसके पश्चात जो है 1726 में बम्बई में और कलकत्ता में नगर निगम स्थापित हुआ था। कब हुआ था। 1726 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 97th संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो संसद ने दिसंबर 2011 में, कब 2011 में देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित 97 नंबर का जो संविधान संशोधन है उसे पारित किया था। और ये जो है 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ था। तो कब से लागू हुआ था। 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ था। ठीक है, संविधान में परिवर्तन के तहत सहकारिता को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19(1)(सी) में संशोधन किया गया और उनसे संबंधित अनुच्छेद 43B और भाग 9B को सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो ये जो है सहकारी समितियों से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी, उसको जो है ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि सहकारी समितियों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें है कि निम्न में से किस समिति ने अनुशंसा की थी कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति। तो 1988 में गठित पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। इस समिति के सुझाव के आधार पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया और परंतु राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से यह विधेयक पारित नहीं हो सका था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है। तो अभी हम लोग पीछे देखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 9(ख) हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो संविधान में जोड़े गए भाग 9(ख) में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का निर्वाचन संपन्न कराना। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जो है 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम आगे 31 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, राजस्थान का नागौर नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो नागौर नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये नाम भी याद रखिएगा। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके या किनके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा सी, ए और बी दोनों द्वारा, यानी कि संसद द्वारा और राज्य विधान मंडल द्वारा, दोनों के द्वारा किया जा सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल लीव पिटीशन, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो उच्च न्यायालयों की तरह सर्वोच्च न्यायालय में भी कुल लंबित मामलों की तुलना में उनके निस्तारण की क्षमता कम है। सर्वोच्च न्यायालय के मामले में यह बोझ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत स्पेशल लीव पिटीशन के कारण बढ़ता है, जो किसी भी पक्ष को किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करता है। प्रारंभ में केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग की जाने वाली स्पेशल लीव पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट में नित्य प्रयोग की जाने वाली एक अपरिहार्य घटना हो गई है। इसके लगभग 85% मामले जो हैं वो लंबित पड़े हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, तो इसका है आर्टिकल 143। दूसरा है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो आर्टिकल 131। और कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अनुच्छेद 64। तो इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है ये जो है अनुच्छेद 127 में है, अनुच्छेद 127 में है। यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद 131, ये गलत है। तो अनुच्छेद 131 में क्या है, इसमें जो है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में दिया गया है, ठीक है। बाकी जो है अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। बाकी जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी न्यायालय से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर जो अनुच्छेद होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में किसके परामर्श से करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा, ठीक है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 222 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 222 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा प्रिवी काउंसिल, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान, जिसे आमतौर पर किंग ऑफ काउंसिल या फिर प्रिवी काउंसिल कहा जाता था, भारत में अदालतों द्वारा पारित फैसले और आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए सर्वोच्च मंच था। इसने भारतीय और अंग्रेजी कानूनी प्रणाली के बीच पुल के रूप में कार्य किया। और जो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को कानून की व्याख्या करने और संघीय मामलों से संबंधित विवादों पर न्याय निर्णय के लिए एक संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था इसे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? तो इसका जो आंसर है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक चीज़ इसके बारे में और जान लेते हैं कि अभी तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जो थे वो हिदायतुल्ला राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं। वो कौन थे? हिदायतुल्ला जी थे। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है। पहला है कि स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना। दूसरा है विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुंचाना। तीसरा है सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 2, 3 और 4, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं होता है, ठीक है, ये जो है नहीं होता है। बाकी जो 2, 3, 4 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं।
तो बताना है कि कौन सा सम्मिलित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है ये डी, ये जो चारों हो जाएगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो मौलिक अधिकार भी क्षेत्राधिकार सम्मिलित है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, तो ये चारों जो है बिल्कुल सम्मिलित हैं। तो इसमें जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है ये आर्टिकल आता है इसके अंतर्गत 132, 133, 134, 136, और जो रीट संबंधी जो इसके बाद कौन सा है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी अनुच्छेद रहने दीजिए, अभी बस इसमें देख लीजिए कि इसमें जो चारों जो दिए गए हैं ये जो चारों के चारों हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका आंसर, चारों के चारों सही हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा पीएन भगवती, पीएन भगवती। तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में पीआईएल अर्थात जनहितवाद की शुरुआत पीएन भगवती के मुख्य न्यायाधीश काल में हुई। इसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था सामाजिक हित से जुड़े मामलों को न्यायालय में उठाने के लिए अर्ह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। इसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। तो इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124(2) में है। ठीक है, अनुच्छेद 124(2) में है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं और कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए उन पर सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता का आरोप सिद्ध करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 42 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है, और दूसरा है जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो या कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से अधीनस्थ न्यायालय के विषय में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों जो है यहाँ पे वो सही है। चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर का। इसमें है भारत में, इसमें कह रहा है कि भारत में मोबाइल कोड को किसके मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान किया जाता है। यानी भारत में मोबाइल कोड को किसे मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो भारत में मोबाइल कोड को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान किया जाता है। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्काल मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने किया। इसका जो उद्देश्य था वो सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी, इसलिए जो है इनको इस प्रकार के नामों से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। निम्नलिखित न्यायालय और उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे हमको गलत युग्म की पहचान करना है। यहाँ लिखा है कोलकाता हाई कोर्ट और पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, केरल हाई कोर्ट, केरल और लक्षद्वीप, मुंबई हाई कोर्ट, महाराष्ट्र और गोवा और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसमें गलत युग्म की पहचान करना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मुंबई हाई कोर्ट वाला जो ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भारत के 6 उच्च न्यायालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, केरल तथा पंजाब एवं हरियाणा ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो जो कोलकाता हाई कोर्ट है इसका पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार बिल्कुल सही है। केरल हाई कोर्ट का क्या हो जाएगा, केरल और लक्षद्वीप हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक का कर्नाटक हो जाएगा। मुंबई हाई कोर्ट का जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली,
दमन और दीव हो जाएगा, इसमें कर्नाटक नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित गलत बताना है। इसमें गलत कथन की पहचान कीजिए। वह भारत का नागरिक हो, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, बी तथा सी दोनों। तो इसमें फ्रेंड्स हमको गलत कथन बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, ये गलत है। बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो जो उच्च न्यायालय की स्थापना है उसके बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 231 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 231 तक है। उच्च न्यायालय का जो गठन है वो एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 216 में किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वही नियुक्त हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो यहाँ पे 10 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 46 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा। तो इसका जो आंसर है 47 का ये हो जाएगा अनुच्छेद 215, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और अनुच्छेद 216 में क्या है, तो इसमें है उच्च न्यायालयों का गठन का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 129 में जो है वो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर का क्वेश्चन। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। दूसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है कि संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये डी हो जाएगा, यानी कि जो तीनों के तीनों दिए गए हैं ये बिल्कुल जो है सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर का क्वेश्चन। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। पहला है कि निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना, राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। उपयुक्त में से कौन से कार्य भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा तीनों, यानी 1, 2, 3 तीनों बिल्कुल सही है। जो इसमें जो तीनों दिया गया है ये भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है, संघ लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है। तो ये जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यदि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो अथवा अध्यक्ष अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपना कार्य न कर पा रहा हो तो आयोग के सदस्यों में से किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को सलाह दे सकता है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा राज्यपाल के अनुरोध पर। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मेरिट पद्धति का प्रहरी माना गया है। तो किसे मेरिट पद्धति का प्रहरी माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती संस्था है। इसका जो आंसर है 52 का ये हो जाएगा और सी। ठीक है, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सी, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है,
तो किसे जो है मेरिट पद्धति का प्रहरी माना गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा। ठीक है, तो जो संघ लोक सेवा आयोग है ये भारत का केंद्रीय भर्ती संस्था माना गया है। ठीक है, जिसका वर्णन संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच किया गया है। संविधान में आशा की गई है कि संघ लोक सेवा आयोग मेरिट पद्धति का प्रहरी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा राष्ट्रपति, सी हो जाएगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, किंतु उनको पद से हटाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते। तो संविधान के भाग 14 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियाँ, गठन इत्यादि का वर्णन किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर का। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमको क्या बताना है? सही बताना है। ठीक है, तो जो इसका आंसर ये हो जाएगा 1 और 2, यानी पहला और दूसरा सही है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, और यह जो है एक अर्धन्यायिक निकाय है जिसका गठन प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 55, इसमें है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे केसी नियोगी थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले की जाती है। प्रथम वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो 1951 में की गई थी एवं इसके जो अध्यक्ष हैं वो केसी नियोगी थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 89वां, यानी 89 नंबर का। तो 1990 के 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत जो है एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया था, किंतु 89वें संशोधन 2003 के द्वारा पुनः संशोधन कर एक नया अनुच्छेद 338 को जोड़ा गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक आयोग के रूप में स्थान दे दिया गया। ठीक है, तो 89वां संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे देता है? तो ये जो देता है राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो इसे संसद के पटल पर रखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गलत बताना है, ध्यान रखिएगा। पहला है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। दूसरा है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत होता है। तो इसमें हमको कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो ये जो है डी हो जाएगा। डी जो है वो सत्य नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं वो सत्य हैं। तो इनकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात राष्ट्रपति कभी भी इसे पद से हटा सकते हैं। ठीक है, परंपरा के अनुसार चूंकि महान्यायवादी की नियुक्ति सरकार की सिफारिश से होती है, इसलिए जब सरकार या मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है तो इनको भी इस्तीफा देना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। नीति आयोग है, तो नीति आयोग है क्या है? तो ये हो जाएगा एक जो है गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो 2014 में भारत के योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, तो कब किया गया था? तो ये जो है संसद द्वारा पारित अधिनियम से किया गया था। ठीक है,
तो मूल संविधान में भारतीय मानवाधिकार आयोग की व्यवस्था नहीं थी। इसका गठन जो है वो संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत किया गया है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है तो ये 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, तो जो केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना है वो 2005 में हुई थी, 2005 में। और इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। तो इसका जो गठन है 1964 में हुआ था। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ था। यह देश में भ्रष्टाचार रोकने की एक प्रमुख संस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 5 में है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। तो इस तरीके से जो 5 से लेकर 11 तक जो है अनुच्छेद जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 11 है उसमें जो है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 64 नंबर का है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इसमें जो सबसे जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं इसमें। तो लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, विधि के समक्ष समता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और 2। केवल जो पहला है और दूसरा जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 15 है उसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 जो इसमें क्या दिया गया है, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, जो ये है ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और फिर जो है अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 और कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 29, 30 ये सब जो दिए गए हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और अमेरिकी दोनों संविधान में संघीय राज व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है बताना है हमको। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों कथन है वो बिल्कुल सही हैं। भारत में राज्यों के लिए किसी पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है बल्कि वह राज्य विशेष का भी नागरिक होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 26-28। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा डी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है अनुच्छेद जो इसमें दिया गया है बी, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद जो 25 है, अनुच्छेद 25 में क्या है, इसमें जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। ठीक है, और इसमें जो है अनुच्छेद 26 से 28 तक दिया है, तो ये गलत हो गया। अनुच्छेद जो 25 में है वो है अंतःकरण की और धर्म को अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो इसका जो आंसर डी हो जाएगा। बाकी जो ए, बी, सी में जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 67 नंबर का है, उसको देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस रीट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो सभी गलत हैं। परमादेश जो है वो रीट के अंतर्गत न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ करता है। तो यहाँ पे जो अगर ऑप्शन में परमादेश होता तो बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद जो है वो 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का, इसको देखते हैं अब। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? तो पहला है कि जिनका प्रशासन राज्य द्वारा होता है लेकिन स्थापना किसी न्यास के तहत हो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान, राज्य निधि द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति, अनुच्छेद 33 मार्शल लॉ, अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 और 2 दोनों जो है वो सुमेलित नहीं है, क्यों? अनुच्छेद 33 जो है वो मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति बताता है। तो ये अनुच्छेद जो है वो 33 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है? अनुच्छेद 34 दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी जो दूसरा जो दिया गया है अनुच्छेद जो 33 है यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में जो है वो मार्शल लॉ के दौरान मूल अधिकार पर प्रतिबंध से संबंधित है। तो इसका जो दूसरे का है वो 34 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 और 2 दोनों जो है वो गलत हैं विकल्प में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकारों के रूप में संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित 7 मूल अधिकारों में शामिल संपत्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19(1) च और अनुच्छेद 31 में वर्णित था। ठीक है, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त करते हुए संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी जो अब 70 क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग जो अच्छे से रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज करते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स बहुत दूर नहीं है। अब जो है कभी भी डेट आ सकती है, दिसंबर में होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो अपनी तैयारी आप लोग पूरी किए रहिए अच्छे से, ताकि जो है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक अपना पढ़िए, ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।